हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं हूं महमूद अहमद मंसूरी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल पायोनियर इंग्लिश क्लासेस। दोस्तों, आज हम एक विशेष टेक्निक का अध्ययन करेंगे। ये बेस्ट टेक्निक है क्वेश्चन के आंसर देने के लिए और साथ ही अनसीन पैसेज को सॉल्व करने के लिए। चाहे किसी भी कक्षा का विद्यार्थी हो, 5th से लेकर कॉलेज तक किसी भी कक्षा का विद्यार्थी हो या टीचर हो, आंसर देने के लिए ये बेस्ट ट्रिक्स हैं जिनकी आज हम स्टडी करेंगे। दोस्तों, इससे पहले कि हम उन ट्रिक को एग्जाम्पल के थ्रू समझें, पहले आप इस चार्ट को देखें कि क्वेश्चन में क्या चीज़ आने पर आंसर में हम उसको किस में चेंज कर देते हैं। जैसा कि आप क्वेश्चन का फार्मूला जानते हैं, सबसे पहले WH वर्ड कोई हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है और आंसर देते समय जनरली हम सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट में उसको चेंज कर देते हैं। तो दोस्तों, यदि क्वेश्चन में यदि ये चीज़ें दिखाई दे तो हम आंसर में उनको किस तरह से चेंज करना है ये ध्यान दें। यदि क्वेश्चन में हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू आता है तो आंसर देते समय हम आंसर में डू का यूज़ नहीं करते हुए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। इसी तरह से यदि क्वेश्चन में डज आता है तो आंसर देते समय हम आंसर में डज का यूज़ नहीं करते हैं बल्कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SEIS लगाते हैं। इसी तरह से क्वेश्चन में यदि डिड आता है तो आंसर देते समय हम डिड का प्रयोग नहीं करते हैं बल्कि वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। लेकिन दोस्तों, ध्यान देना जरूरी है कि डू, डज, डिड से क्वेश्चन आने पर यदि हम अफर्मेटिव आंसर देंगे तो इन ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। मोस्टली ऐसा होता है, आप एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। ठीक इसी तरह से यदि सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब हो, यानी डू, डज और डिड को छोड़कर कोई और हेल्पिंग वर्ब आए तो आंसर देते समय उस हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के तुरंत बाद रखा जाता है, फिर बाकी के वाक्य को सेट करते हैं। लेकिन यदि सब्जेक्ट के ऊपर अपोस्ट्रोफी हो और उसके तुरंत बाद यदि कोई नाउन हो तो ये ध्यान रखना है, सब्जेक्ट के ऊपर अपोस्ट्रोफी होने पर नाउन क्वेश्चन में भी आएगा तुरंत बाद में और आंसर में भी सब्जेक्ट के बाद अपोस्ट्रोफी लगाकर नाउन लिखना है, उसके बाद हमको हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करनी है। ये सब किस तरह से होगा हम एग्जाम्पल के थ्रू आगे देखेंगे। इसी तरह से यदि क्वेश्चन में वाई यानी क्यों, हाउ यानी कैसे या इन हार्ड वे किस प्रकार से, यदि ये वर्ड्स आते हैं तो हम आंसर को इन शब्दों से जनरली जोड़ते हैं। बिकॉज से, टू से, फार से या बाय से या एज से भी जोड़ सकते हैं। मोस्टली हम बिकॉज से जोड़ते हैं। जब हम बिकॉज से आंसर को जोड़ते हैं तो हम एक कंप्लीट पूरा आंसर लिखते हैं। यदि हम टू से आंसर को जोड़ते हैं तो केवल हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के द्वारा आंसर को जोड़ सकते हैं। इसी तरह से यदि हम फार से आंसर को जोड़ते हैं तो हम किसी नाउन का प्रयोग करते हैं। यदि हम बाय के द्वारा आंसर को जोड़ते हैं तो वर्ब के ING फॉर्म के द्वारा हम आंसर को जोड़ते हैं। ये सब चीज़ें कैसे होगी हम देखेंगे आगे चलकर। इसी तरह से यदि क्वेश्चन में व्हेन आया है तो आपको आंसर में टाइम बताना है या फिर सिचुएशन बतानी है, स्थिति बतानी है। इसी तरह से यदि क्वेश्चन में वेयर आता है तो आंसर में आपको स्थान का नाम बताना है। इसी तरह से यदि क्वेश्चन में हु आता है तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। फर्स्ट तो हम नाम बताएंगे, नाम नहीं दिया हो आपके किसी पे लेसन के अंदर, पैसेज के अंदर, तो हम कोई व्यवसाय यानी ऑक्यूपेशन बताएंगे या पद बताएंगे या रिलेशन बताएंगे। हु से जब क्वेश्चन किया जाता है तो जनरली इन चारों चीज़ों में से कोई ना कोई आपको जरूर पैसेज या आपके प्रोज के अंदर दी होती है। नेक्स्ट, यदि व्हाट से क्वेश्चन हो तो हम आंसर को जनरली दैट से जोड़ते हैं। 90% ऐसा होगा। जब हम किसी घटना को बताना चाहते हो तब हम दैट से जोड़कर हम बड़ा आंसर लिखते हैं। लेकिन यदि हमको शॉर्ट में एक दो शब्दों में आंसर देना है तो जनरली हम ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। जनरली वो निर्जीव ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन कभी कभी सजीव ऑब्जेक्ट का भी यूज कर सकते हैं। इसी तरह से यदि प्रश्न के बीच में व्हेन, व्हाइल, इफ, एज, अकॉर्डिंग टू, बिफोर, आफ्टर ऐसे वर्ड आते हैं तो आंसर देते समय ध्यान रखना है हमें जो ये शब्द जो बीच में आए हैं इन्हीं से हमारा आंसर स्टार्ट होगा। फिर हम पूरे क्वेश्चन को रिपीट करेंगे और फिर हमको जो भी आंसर देना है वो आंसर हम ऐड करेंगे। इसी तरह से यदि क्वेश्चन में यू आता है तो आंसर देते समय वो आई में चेंज हो जाता है यदि आप अकेले आंसर दे रहे हैं तो। यदि आप प्लूरल मानकर दे रहे हैं तो यू का आंसर देते समय वी हो जाता है सब्जेक्ट की जगह आने पर। इसी तरह से यूवर दिया हो क्वेश्चन में तो आंसर देते समय सिंगुलर मानने पर माय का यूज़ करेंगे और प्लूरल मानने पर अवर का यूज़ करेंगे। कैसे, ये सब आपको आगे पता चलेगा।
इसी तरह से कई बार ऐसी स्थिति बनी रहेगी कि या तो आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं दी होगी क्वेश्चन में, या सब्जेक्ट नहीं दिया होगा, या एक साथ हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट दोनों ही नहीं दिए होंगे। तब आप आंसर जो भी लिखना चाहते हो पहले आंसर को शुरू में लिखें और फिर अपने क्वेश्चन से उसको रिपीट कर दें। आपका आंसर बिल्कुल 100% करेक्ट सेट हो जाएगा। कैसे, वो सब आगे देखना है हमें। इसी तरह से यदि कोई शब्द WH वर्ड, जहाँ से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है, और WH वर्ड और हेल्पिंग वर्ब के बीच आ जाए, जैसा कि आपकी पहली पोएम का पहला ही क्वेश्चन है, उसमें मैसेज शब्द जो है वो WH वर्ड व्हाट और डू हेल्पिंग वर्ब के बीच आया है, या कभी ऐसा भी हो सकता है कि कोई वर्ड WH वर्ड से पहले आ जाए। तो इन वर्ड्स का हम क्या करें, ऐसे वर्ड्स का हमको आंसर में यूज करना है। कहाँ पर, मेन वर्ब के बाद तथा उससे पहले जनरली द लगाते हैं। इन सारी चीज़ों को अब हम प्रैक्टिकली एक के बाद एक देखते हैं। मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। देखिए दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपका, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं। तो वेयर से क्वेश्चन है यानी जगह का नाम बताना है, और डू से क्वेश्चन है यानी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है आंसर में। और जनरली जब क्वेश्चन डू, डज और डिड से दिया हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आपको पहले से दी रहती है, तो आंसर हो जाएगा। तीसरी चीज, यू का आंसर देते समय आई बन जाता है, तो ये यू का हो गया आई। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिव दे रखी है, डू से क्वेश्चन है फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा, और वेयर से क्वेश्चन है इसलिए हम जगह का नाम बता रहे हैं। बड़ी जगह है तो इन लगाएंगे, और छोटा गांव या मोहल्ला है तो एट का यूज करते हैं। तो वेयर डू यू लिव का हो जाएगा आई लिव इन खातेगांव। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन डज राम गेट अप, डज से क्वेश्चन किया गया है यानी आंसर में आपको मेन वर्ब में एस या येस लगाना है, और व्हेन से क्वेश्चन है यानी आपको आंसर में समय बताना है। तो राम, डज से क्वेश्चन है इसलिए गेट का हो जाएगा गेट्स अप, टाइम बताना है, व्हेन से क्वेश्चन है इसलिए एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग। अब हम एस लगाएं या ई एस लगाएं, जनरली यदि वर्ब के आखिरी में डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स, ओ या जेड आए तो उनमें जनरली हम ई एस लगाते हैं, बाकी परिस्थितियों में जनरली हम एस लगाते हैं। विशेष परिस्थिति में अंत में वाई आए और वाई से पहले यदि कोई कंसोनेंट व्यंजन हो तो वाई को हटाकर आई ई एस भी लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 देखते हैं, व्हाट डिड मोना बाय, मोना ने क्या खरीदा। आप देख रहे हैं डिड से क्वेश्चन है यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है आंसर में, और व्हाट से क्वेश्चन है मतलब ऑब्जेक्ट आपको बताना है, जनरली वो निर्जीव होता है। तो ये हो जाएगा मोना, बाय का सेकंड फॉर्म हो गया बॉट, और व्हाट से क्वेश्चन है इसलिए आपने ऑब्जेक्ट बता दिया अ कार, मोना बॉट ए कार। इसी तरह से नेक्स्ट, व्हाई डज द पोएट रिगार्ड अर्थ एज ए फ्रेंड, डज से क्वेश्चन है वर्ब में से इस लगाना है, और वाई से क्वेश्चन है मतलब आपको आंसर को बिकॉज, टू, फॉर या बाय से जोड़ना। हम बिकॉज से देखते हैं, तो द पोएट रिगार्ड्स, डज से क्वेश्चन है तो रिगार्ड का हो जाएगा रिगार्ड्स अर्थ एज ए फ्रेंड। यहाँ तक हमने क्वेश्चन से रिपीट किया है, केवल हमने डज होने की वजह से वर्ब में एस लगाया है। वाई से क्वेश्चन इसलिए बिकॉज से जोड़ा, बिकॉज इट गिव्स अस, क्योंकि ये हमको देती है फूड, भोजन, वाटर, पानी एंड शेल्टर, और रहने की जगह है। ये दोस्तों हम देखेंगे पोएम नंबर 4 का क्वेश्चन है किस तरह से सेट हुआ है। नेक्स्ट, वाई डू यू गो टू टेम्पल, आप टेम्पल क्यों जाते हो। तो वाई से क्वेश्चन है, वाई से क्वेश्चन है तो आंसर को हम दूसरे, हमने पहले विकास से देख लिया, अब हम टू से देखते हैं। तो आई गो टू टेम्पल टू प्रे गॉड, चूंकि वर्ब यूज कर रहे हैं हम प्रे, इसलिए हम काय का यूज करेंगे टू का। तो आई गो टू टेम्पल टू प्रे गॉड। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। छठा है आपका, हाउ कैन वन रीच द टेम्पल। हमने देखा था यदि सब्जेक्ट से पहले सहायक क्रिया हो तो आंसर में हम सहायक क्रिया को सब्जेक्ट के बाद रखते हैं, लेकिन डू, डज और डिड को छोड़कर। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आई है आपकी कैन, और सब्जेक्ट है आपका वन, तो वन कैन रीच द टेम्पल। अब हाउ से क्वेश्चन है तो आपको पता है हम बाय से यूज कर सकते, जो ऐड कर सकते हैं विकास से, टू से, फार से, तो हमने यहाँ बाय का यूज किया है। बाय की यूज करेंगे तो मेन वर्ब में आईएनजी लगाकर हम उसको नाउन बना लेंगे। तो वन कैन रीच द टेम्पल बाय क्लाइंबिंग ए लॉट ऑफ स्टेयर्स बिल्ट ऑन द हिल। तो इस तरह से वन के पहले कैन आया था आंसर देते समय, वो बाद में आ गया, यानी सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब थी वो बाद में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ डज सीता गो टू स्कूल। तो ये डज से क्वेश्चन है, गो का हो जाएगा गोज, सीता गोज टू स्कूल बाय बस। हाउ से क्वेश्चन है, आंसर बाय से जोड़ सकते हैं, लेकिन आप देखेंगे ऊपर आपने बाय के बाद वर्ब में आईएनजी लगाया था, लेकिन यहाँ आपने आईएनजी क्यों नहीं लगाया,
क्योंकि आईएनजी केवल वर्ब में लगता है, नाउन में नहीं। बस चूंकि यहाँ पर नाउन है इसलिए हम केवल बाय लगा रहे हैं, आईएनजी नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट, व्हाट डिड यू ईट यस्टरडे, आपने कल क्या खाया था। तो यहाँ पर ये बताया कि यस्टरडे एक टाइम एडवर्ब है जिसको हम स्टार्टिंग एंड में कहीं भी रख सकते हैं। साथ ही डिड से क्वेश्चन है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, तो ये हो जाएगा आंसर यस्टरडे, यू का बन गया आई, इट का सेकंड फॉर्म होगा एट सम मैंगोज, यस्टरडे आई एट सम मैंगोज। इसी तरह से हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, अब हु से क्वेश्चन आए तो हमारे पास तीन ऑप्शन होते हैं, हम नाम बता सकते हैं, व्यवसाय बता सकते हैं, रिलेशन बता सकते हैं। तो मोहन इज माय बेस्ट फ्रेंड, यदि हु से क्वेश्चन है तो हम नाम बता दें, तो नाम बता दिया हमने। अब हमारा एक ट्रिक ये है कि शुरू में नाम लिख सकते हैं या हम बाद में भी सहायक क्रिया को बाद में ले जाकर सब्जेक्ट के बाद ले जा करके भी हम रख सकते हैं। तो ये होगा, इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है, माय बेस्ट फ्रेंड इज मोहन, मोहन इज माय बेस्ट फ्रेंड या माय बेस्ट फ्रेंड इज मोहन, बोथ आर करेक्ट, दोनों ही सही है। नेक्स्ट है हु इज मोहन, अब देखिए हमारे पास हु से क्वेश्चन है तो प्रथमता तो हम नाम बताते हैं, तो हु इज मोहन, अभी तो हमने नाम ऊपर वाले में बता दिया। अब सपोज ये पूछ लिया हु इज मोहन, इसमें ऑलरेडी नाम दिया हुआ है, तो ऐसी स्थिति में हम फिर उसका व्यवसाय या उसका पद या उससे हमारा रिलेशन बता दें, तो आंसर हो जाएगा मोहन इज अ फार्मर, ये हमने उसका व्यवसाय बता दिया, या मोहन इज ए टीचर, ये हमने उसका पद बता दिया, या मोहन इज माय फ्रेंड, हमने अपना उससे रिश्ता बता दिया। यानी हु से यदि प्रश्न हो और कोई नाम नहीं दिया है तो नाम बताना है, लेकिन हु से प्रश्न और नाम दिया है तो हमको कोई ऑक्यूपेशन यानी व्यवसाय बताना है उसका, या उसका पद बताना है, या उससे रिलेशन बताना है। बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर। Whom do you love the most in your family, यदि whom से क्वेश्चन हो तो जनरली हम सजीव ऑब्जेक्ट जवाब में देते हैं, देख रहे हैं आप यहाँ पर। इसी तरह से डू से क्वेश्चन है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, यू से क्वेश्चन है तो आई हो जाएगा। देखिए आंसर आई, यू का हो गया आई लव माय मॉम, whom से क्वेश्चन है यानी सजीव ऑब्जेक्ट आपको बताना है आंसर में। व्हाट से हो तो निर्जीव ऑब्जेक्ट जनरली, और whom से हो तो सजीव ऑब्जेक्ट। तो आई लव माय मॉम द मोस्ट इन माई फैमिली, मैं अपनी माँ को अपने परिवार में सबसे अधिक प्यार करता हूँ। नेक्स्ट है हुज पेन इज दिस, हुज से यदि क्वेश्चन है तो ये पजेसिव प्रोनाउन है, जैसे आई माई मी, माई पजेसिव प्रोनाउन या एडजेक्टिव यूज करने पर रहता है। इसी तरह से हु, हुज, हुम, हु जो है पजेसिव अधिकारी या रिश्ता बताने के लिए इसका यूज करते हैं। तो दिस इज समीर पेन, ये समीर का पेन है यानी इस पर समीर का अधिकार है, अधिकार दिखाने के लिए हुज का यूज किया जाता है। नेक्स्ट, हु इज योर फादर एंड व्हाट इज योर फादर, इसमें क्या डिफरेंस है। हु इज योर फादर आए तो आपको फादर का नाम बताना है, लेकिन व्हाट इज योर फादर आए तो आपको अपने फादर का व्यवसाय बताना है। तो हु इज योर फादर, तो नाम जानते हैं आप, हु से क्वेश्चन है तो मिस्टर राजेश इज, योर का हो गया माय फादर। ठीक इसी तरह से व्हाट इज योर फादर, आपके पिताजी क्या है अर्थात क्या करते हैं, उनका व्यवसाय बताना है। तो माय फादर, यूर का हो गया माय फादर इज अ टीचर, उनका व्यवसाय आपने बताया। इसी तरह से व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है, यूर का क्या हो गया माय नेम इज निशा, जो भी आप बताना चाहें, माय नेम इज महमूद, व्हाटएवर। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। यहाँ हम ये ट्रिक देखेंगे कि यदि क्वेश्चन के बीच में व्हेन, व्हाइल, बिफोर, आफ्टर, इफ, अनलेस यदि ये आए तो हमें इन्हीं से आपके आंसर को स्टार्ट करना चाहिए। तो हमने यहाँ देखा व्हेन से क्वेश्चन, व्हेन बीच में आया है इसलिए हमने व्हेन से हमारे क्वेश्चन को स्टार्ट किया। देखते हैं, व्हाट हैपन्स व्हेन द पोएट विजिट्स द ग्रेट प्लेसेस इन द सिटी, क्या घटना घटती है जब कभी शहर के महान या विशेष स्थानों पर घूमने के लिए जाता है। ये पोएम 7 से हैं, जब आप पोएम यहाँ पहुँचेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हमने देखा व्हेन से स्टार्ट किया, व्हेन द पोएट विजिट्स द ग्रेट प्लेसेस इन द सिटी, हमने व्हेन से लेके लास्ट तक रिपीट किया। जब हम बीच से कोई चीज़ को रिपीट करते हैं लास्ट तक, तो लास्ट में ले जाने के बाद कामा लगाते हैं, उसके बाद अपना आंसर ऐड करते हैं। तो इस पोएम के हिसाब से हमने आंसर ऐड किया है, ही लूजेज हिज चेयरफुलनेस, वो अपनी सारी खुशी खो बैठता है, टू सी द सफरिंग पीपल, पीड़ित लोगों को देखकर। तो जब कभी शहर के महान स्थानों की यात्रा करता है तो वो बहुत सारे पीड़ित लोगों को देखकर अपनी खुशी खो बैठता है। तो इस तरह से हमने यहाँ ट्रिक देखी कि यदि क्वेश्चन के बीच में व्हेन, व्हाइल, बिफोर, आफ्टर, एज आदि आए तो हमारे आंसर को इन्हीं से स्टार्ट करना चाहिए,
नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट मेक्स द पोएट थिंक दैट मैन इज गॉड्स ग्रेटेस्ट क्रिएशन। यहाँ पर हम इस ट्रिक को समझने की प्रयास करेंगे कि यदि आपके क्वेश्चन में हेल्पिंग वर्ब नहीं हो या सब्जेक्ट नहीं हो या हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट दोनों ही नहीं दिए हों तो हमें आंसर को पहले लिख देना चाहिए। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, व्हाट के बाद सीधा मैक्स लिखा है, यानी हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट नहीं, सीधे मैक्स मेन वर्ब आ गई है। तो व्हाट मेक्स द पोएट थिंक दैट मैन इज गॉड्स ग्रेटेस्ट क्रिएशन, ऐसी कौन सी चीज है जो कभी को सोचने के लिए मजबूर करती है कि मनुष्य ही ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना है। ग्रेटेस्ट क्रिएशन सर्वश्रेष्ठ रचना है। तो देखिए हमने आंसर को सबसे पहले लिख दिया, व्हाट के स्थान पर हमने लिख दिया मैन कैन लव एंड थिंक। जो भी आपका आंसर हो, आंसर को पहले लिखेंगे और उसके बाद दिस फैक्ट या दिस थॉट या केवल दिस लिख करके हम पूरे क्वेश्चन को रिपीट कर देते हैं, तो हमारा आंसर बेस्ट बन जाता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि हमने पहले शुरू में आंसर अपना लिखा, उसके बाद दिस फैक्ट लिखने के बाद हमने मैक्स से लेकर क्रिएशन तक पूरा रिपीट किया है। इस तरह से ये ट्रिक काम करती है। आपने इससे पहले जैसे हु वाले क्वेश्चन में देखा सब्जेक्ट नहीं था, तो आपने आंसर को पहले लिख दिया, जैसे हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, तो आपने बोल दिया हु के स्थान पर नाम लिख दिया, यानी आंसर को पहले लिख दिया, मोहन इज माई बेस्ट फ्रेंड। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 में हम देखते हैं इस ट्रिक को कि यदि कोई वर्ड WH वर्ड और सहायक क्रिया के बीच में आता है तो उसको आंसर में हम कहाँ यूज़ करते हैं। तो आपने देखा था पहले चार्ट में कि जब कोई वर्ड WH वर्ड और सहायक क्रिया के बीच आता है, जैसे इस क्वेश्चन में व्हाट और डू, व्हाट WH वर्ड है और सहायक क्रिया डू, उसके बीच में मैसेज शब्द आया है, तो इसे हम आंसर में मेन वर्ब के बाद दा लगाकर इस्तेमाल करते हैं। तो देखते हैं, व्हाट मैसेज डू दोज हु आर अवर नियरेस्ट गिव अस। साथ ही यहाँ पर एक ये ट्रिक भी है कि यदि आपके क्वेश्चन में नाउन हो एक से ज़्यादा तो उसके बदले में आपको प्रोनाउन यूज़ कर सकते हैं, तो करें। जैसे दोज हु आर अवर नियरेस्ट, इनके बदले में वे जो लोग हमारे सबसे नज़दीक हैं, इसके बदले में हमने दे यूज़ किया है, तो ऐसा भी हम कर सकते हैं। साथ ही मैसेज शब्द को देखिए हमने मेन वर्ब के बाद द मैसेज कर दिया है, द लगाकर उसका यूज़ करते हैं। साथ ही यदि दो ऑब्जेक्ट दिए हो सजीव और निर्जीव, तो पहले सजीव ऑब्जेक्ट आना चाहिए फिर निर्जीव ऑब्जेक्ट आना चाहिए। तो हमारा वर्ब है गिव, उसके बाद पहले सजीव ऑब्जेक्ट दिया है आपके पास, तो पहले हम उसको लिखेंगे, फिर हमारा निर्जीव ऑब्जेक्ट जो है द मैसेज लिखाएगा। उसके बाद व्हाट से क्वेश्चन है तो हम उसको दैट से जोड़कर हमारा जो भी आंसर है वो लिख देते हैं। इस तरह से हो जाएगा, दे गिव अस द मैसेज दैट दे मस्ट बी लिसन्ड एंड एक्सेप्टेड। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।